हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरुला एंड मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम फेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। हमने फीजिबिलिटी और सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले पढ़ लिया था और अब हम पढ़ रहे थे सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में। तो हमने ये जाना था कि फीजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है और उसके बाद हम सिस्टम को डिज़ाइन करने के फेज़ में आते हैं, जहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक वर्किंग मॉडल का ब्लूप्रिंट बनता है। हमने की डिज़ाइन फेज़ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने ये पढ़ लिया था कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हम तैयार करेंगे और यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्लो का डिज़ाइन तैयार करेंगे और डेटाबेस का डिज़ाइन तैयार करेंगे। अब हम यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन तैयार करने के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी स्टडी कहती है कि यूज़र इंटरफेस आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र के साथ इंटरफेस, यानी यूज़र के साथ बातचीत कैसे होगी। वो जैसे एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में सामने एक स्क्रीन आ जाता है हमारे सामने और उस स्क्रीन पर हम कमांड देते जाते हैं और वो एग्जीक्यूट होती जाती है कि सेविंग अकाउंट है, क्या है, कितना पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें। तो एक इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस क्या करता है? लिंक करता है दो लोगों को, बातचीत करने में हेल्प करता है। तो यूज़र इंटरफेस जो होता है वो यूज़र को इस सिस्टम से, जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उससे बात करने के लिए हेल्प करेगा। तो यूज़र इंटरफेस यूज़र के अनुसार होना चाहिए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आजकल आपने देखा है कि ऑप्शन आता है इंग्लिश हिंदी, क्या आप यूज़ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इंग्लिश लिटरेसी काफ़ी कम है। तो इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी में भी लोगों को कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बल्कि बेटर यूज़र इंटरफेस तो वॉइस इंटरफेस हो सकता था, लेकिन वॉइस इंटरफेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उतना सिक्योर नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसमें यूज़र की देखना पड़ता है, यूज़र कैसा है देखना पड़ता है, लेवल ऑफ यूज़र देखना पड़ता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर एक्सपोजर है कि नहीं है, उसी के अनुसार हमें यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना पड़ता है। और सबसे बेस्ट क्या है कि यूज़र का पार्टिसिपेशन ले लीजिए, यानी एक प्रोटोटाइप तैयार कर लीजिए और यूज़र के पास भेज दीजिए और फीडबैक ले लीजिए ताकि वो रिफ़ाइन होकर वापस आए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आप यूज़र इंटरफेस एक प्रोटोटाइप के रूप में यूज़र मैनेजमेंट को दे सकते हो। यानी अगर आप इन्फोसिस या इधर किसी कंपनी से हो और आप यूज़र मैनेजमेंट के पास जा रहे हो, एक कंपनी के पास जा रहे हो जिसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और उसका आप यूज़र इंटरफेस डेवलप कर रहे हो, तो उसका ब्लूप्रिंट आप पहले तैयार करके दे सकते हो या प्रोटोटाइप दे सकते हो उन्हें, और प्रोटोटाइप से फीडबैक आ जाएगा और फीडबैक से आपको समझ में आ जाएगा कि यूज़र इंटरफेस सही है कि नहीं सही है। यूज़र इंटरफेस इजी होना चाहिए, नेविगेबल होना चाहिए, मतलब जो आदमी उसे यूज़ कर रहा है बहुत कंफर्टेबली यूज़ कर सके। तो हम क्या क्या चीज़ें एक ध्यान में रखेंगे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन को बनाने के लिए। सबसे पहला ये है कि लेवल ऑफ यूज़र, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर का एक्सपोजर कितना है। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देखेंगे, उसी के करीब का होना चाहिए। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स, सबके फॉर्मेट्स तकरीबन एक तरीके के होने चाहिए। आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे, इंक्वायरी स्क्रीन्स कौन कौन सी होनी चाहिए, ग्राफिक और कलर डिस्प्ले कौन कौन से होनी चाहिए। अगर स्पेशल इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते समय देखनी पड़ेंगी। बेसिकली हमें क्या है, एक ऐसा इंटरफेस डिज़ाइन करना है जिससे यूज़र आसानी से कम्युनिकेट कर सके सॉफ्टवेयर से। तो हमें यूज़र को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, ग्राफिक्स लगाने पड़ेंगे, स्क्रीन कलर डिस्प्ले लगाने पड़ सकते हैं, आउटपुट रिक्वायरमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।
सारे स्क्रीन एक जैसे होने चाहिए, आउटपुट स्क्रीन, इनपुट स्क्रीन। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करेंगे तो आप ओपन होते ही आपको पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर स्क्रीन देखोगे तो सारे स्क्रीन किस तरीके का होगा, उनका फॉर्मेट क्या होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर के किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन को देखकर पता चल जाता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को भी हम ये करते हैं, एक कहने का मतलब ये है कि एक कंसिस्टेंसी रहे, सोर्स डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी वैसा ही रहे, इनपुट डॉक्यूमेंट का भी फॉर्मेट वैसा ही रहे, आउटपुट का भी वैसा ही रहे। मतलब उसको देखकर, उसमें फील्ड्स तो अलग अलग होंगे लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी होगी। एक बार यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर लेते हैं हम, ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें फिजिकल डिज़ाइन भी तैयार करना पड़ता है। तो लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स में हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना पड़ता है कि भाई हार्डवेयर कैसा लेना है, क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए, सर्वर एप्लीकेशन के लिए कैसा हार्डवेयर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, नेटवर्क्स किस टाइप के यूज़ करना है, उनका टोपोग्राफी क्या होगी। टोपोग्राफी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैच और रियल टाइम सिस्टम्स में से कौन सा होगा। अगर मान लिया सपोज आपका ATM है तो वहाँ रियल टाइम सिस्टम होगा। अगर मान लिया सपोज पेरोल सॉफ्टवेयर है तो बैच सिस्टम होगा। इनके इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथ एंड साइकिल्स, पीरियोडिक प्रोसेसिंग कब होगी, ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही फिजिकल डिजाइन तैयार किया जाएगा। तो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन के ये फेजेस थे और वर्किंग मॉडल में ट्रांसफॉर्म, जो प्रपोज सिस्टम को वर्किंग मॉडल में हमें ट्रांसफॉर्म करना है और उसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। और वो ब्लूप्रिंट में क्या होगा, एक सबसे पहले एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा जिसमें मॉड्यूल्स के बारे में सारा चीज़ लिखा होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। उसके बाद डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग करेंगे, डेटा मॉडलिंग करेंगे, स्टोरेज स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे, फिजिकल लेआउट का डिज़ाइन करेंगे। फाइनली हम यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद फिजिकल डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिक हमें इन डिज़ाइन करते वक्त जो ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं इस डिज़ाइन फेज़ में, क्योंकि यही ब्लूप्रिंट आगे डेवलपमेंट में जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाएगा, कोडर के पास जाएगा। तो हमें कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें कुछ बेसिक नॉर्म्स होंगे। तो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे हम कोशिश करेंगे कि केवल एक डिज़ाइन ना हो, एक डिज़ाइन को फाइनल प्रोडक्ट हम नहीं मानेंगे। रिकमेंडेड प्रोसीजर ये होगा कि 2 या 3 अल्टरनेटिव डिज़ाइन होंगे और उसमें से बेस्ट वन को हम प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अनुसार चूज़ कर लेंगे। कई बार प्रैक्टिकल कंडीशंस आ जाती है, हमने 2-3 डिज़ाइन अल्टरनेटिव तैयार किए और यूज़र को दिखा दिया, कोडर को दिखा दिया, जो बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन है वो एक्सेप्ट कर लिया और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ गए। और ये जो डिज़ाइन है ये एनालिसिस बेस्ड होंगे, यानी कि आपका जो एनालिसिस होगा, जो आपने पहले जो सेकंड स्टेप था उसी पर बेस होंगे। क्योंकि एनालिसिस फेज से आप गुजर चुके हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो उसी पर ये बेस होंगे। मतलब आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लिया और ऐसा नहीं है कि अब इस डिज़ाइन फेज में आपने कुछ और ही चीज़ डिज़ाइन कर दी। डिज़ाइन उसी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो फ्रीज हुई थी, SRS जो डॉक्यूमेंट बना था, कीवर्ड है SRS डॉक्यूमेंट, जो आपके पास था, क्लाइंट के पास था, वैसा ही होना चाहिए, उसी पर बेस्ड होना चाहिए, ताकि कल की डेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो आप सॉफ्टवेयर के फंक्शंस डिज़ाइन कर रहे हैं वो बिजनेस एक्टिविटी के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जो आपने स्कोप डिसाइड किया था स्टार्टिंग, उसको मीट आउट करने चाहिए, डायरेक्ट रिलेवेंस होनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज से। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स लेड डाउन किए गए हैं डिज़ाइन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र इंटरफेस में कंसिस्टेंट कलर स्कीम होनी चाहिए, मेनू स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए, एरर मैसेजेस आए तो वो कंसिस्टेंट टाइप के आए,
मतलब हर पेज में जाए तो अलग ही सॉफ्टवेयर लगे, ऐसा ना हो। और डिज़ाइन मॉड्यूलर होना चाहिए। मॉड्यूलैरिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को मैनेजेबल यूनिट में डिवाइड कर देना, जो हर यूनिट एक वेल डिफाइंड टास्क करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर है, हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, AP, AR इस टाइप के मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। हर मॉड्यूल में डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है और हर मॉड्यूल का वेल डिफाइंड इंटरफेस होता है, और इन्हीं इंटरफेसेस, वेल डिफाइंड इंटरफेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और मॉड्यूलर डिज़ाइन इजीली मेंटेनेबल होता है, इसलिए रिकमेंडेड होता है। एक मॉड्यूल को आप अपग्रेड कर सकते हैं या उसमें चेंजेस ला सकते हैं और वो दूसरे को असर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क बढ़ानी है, रैम बढ़ानी है, कई चीज़ चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलैरिटी में बेस्ड होता है। कोई एक चीज़ को बढ़ा सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाए, लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल में गूगल प्रोजेक्ट एरा करके लेकर आ रहा है। उसमें क्या है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप फिक्स कर सकते हो उस मोबाइल में अपने अनुसार, तो उससे क्या है उसकी फंक्शन बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में नई चिप आई तो आपने पुरानी चिप हटाई और नई चिप उसमें डाल दी मोबाइल में, तो मोबाइल स्पीडअप हो गया। तो ये मॉड्यूलैरिटी होती है। तो मॉड्यूलैरिटी डिज़ाइन जो होता है वो आसानी से मेंटेनेबल होता है, इसलिए वो रिकमेंडेड होता है। मॉड्यूलैरिटी के दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है कोहेजन और कपलिंग। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। हाई कोहेजन होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए। कोहेजन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से मॉड्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर मॉड्यूल एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, जितना ज़्यादा मॉड्यूल स्पेशलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोहेजन माना जाएगा। अगर एक मॉड्यूल मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, कोहेजन हाई नहीं है उसमें। मालूम पड़ा एक मॉड्यूल है AP का अलग है, AR का अलग है। मालूम पड़ा आपने मॉड्यूल बना दिया AP AR का, एक ही मॉड्यूल बना दिया, तो स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ टास्क का। तो आपको हाई कोहेजन रखना है तो आपको मॉड्यूल्स क्रिएट करने, ऐसे मॉड्यूल्स क्रिएट करने कि हर मॉड्यूल्स अपने एरिया का स्पेशलिस्ट हो, और उसके बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। कोहेजन बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग डिटरमाइन करती है दो मॉड्यूल के बीच में। दो अगर मॉड्यूल हैं तो उनके एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल्स के बीच में क्या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग है। कपलिंग का मतलब है इंटरकनेक्शन मॉड्यूल्स के बीच में। मतलब अगर मान लिया सपोज मॉड्यूल्स के बीच में अगर 4 मॉड्यूल्स हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं 1 to 1, तो इसका मतलब हाई कपलिंग होगी। ये सही बात नहीं है। मतलब कितना कनेक्शन है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, नंबर ऑफ कनेक्शंस, उसे कपलिंग कहते हैं। उल्टा लगता है कि जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतना बेटर होगा, ये बल्कि उल्टा माना जाता है। वो लो कपलिंग होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज हर मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे मैंने पहले सेशंस में बताया, अगर मान लिया सपोज एक मॉड्यूल ने कोई चीज़ अपग्रेड की और वो 3 मॉड्यूल से अलग से कम्युनिकेट कर रहा है, और वो 3 एक के कम्युनिकेट करने में तीनों को नहीं, एक में कोई चीज़ अपडेट हुई तो तीनों में अपडेट होनी चाहिए वो, तो तीनों में से एक जगह भी अपडेट नहीं हो पाई तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए यह है कि एक मॉड्यूल एक ही से कम्युनिकेट करे। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया था कि अगर एक पेरोल सॉफ्टवेयर है, अगर पेरोल प्रोसेसिंग हो रही किसी कंपनी में, तो सबसे पहले HRMS होता है, HR का मॉड्यूल। वहाँ पर वो डेटा डालते हैं। डेटा डालने के बाद मंथ के एंड में वो डेटा पुश हो जाता है पेरोल सॉफ्टवेयर में। उसके बाद वो चेंज करने की कोशिश करेंगे डेटा को बैक डेटेड से, तो दूसरे सॉफ्टवेयर में असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डेटा ये फ्रीज हो जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये डेटा फ्रीज हो गया, फ्रीज हो भी जाता है, और अगर मान लिया कोई चेंज भी कर दे तो दूसरी जगह उसका इफेक्ट नहीं आएगा।
तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। वैसे आदमी ये सोचेगा कि वो HR वाला अगर अपडेट करे तो हमेशा पेरोल अपडेट होना चाहिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर उस महीने का एक पर्टिकुलर पेरोल है फिर वो चेंज नहीं होगा, उस डेट के बाद चेंज नहीं होगा। HR ने अगर मान लिया नंबर ऑफ डेज भेज दिए हैं तो उससे ज़्यादा अपडेट नहीं होगा। वो फिक्स हो जाएगा उसमें। अगर उस महीने की सैलरी भेज दी है तो बैकडेट रिवीजन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लोअर कपलिंग में पॉसिबल है। हायर कपलिंग होगी तो कोई भी कुछ भी अपडेट कर देगा, कहीं पर कोई चीज़ फ्रीज नहीं हो पाएगी। हायर कपलिंग में ये प्रॉब्लम होती है, और अगर उससे सॉफ्टवेयर मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। उस पर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कहीं से किसी ने प्रॉब्लम की, कोई किसी वो कह रहा है कि मेरी तरफ से नहीं हुआ, उधर की तरफ से हुआ। प्रोसेसेस प्री डिफाइंड नहीं हो पाती हैं। तो अगर मान लिया सपोज एक सॉफ्टवेयर है, वो मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर में हाई कोहेजन होनी चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए, यानी कि हाई स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। कपलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो कपलिंग नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो कपलिंग मतलब कम्युनिकेशन नील हो गया। कम से कम एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से हर मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। लेकिन जितनी कपलिंग कम होगी उतना बेटर होगा। तो कोई भी अच्छा मॉड्यूलर डिज़ाइन होगा तो उसमें कोहेजन ज़्यादा होगी, कपलिंग लो होगी, और फिर ही वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। थैंक्स।